हेलो दोस्तों, नमस्कार। एलपी सरकारी जॉब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आपके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ इस सेशन का शुरुआत कर रहा हूं, जिसका पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। प्रत्यक्ष लोकतांत्रिक प्रणाली की सरकार बनाने में सबसे बड़ी कठिनाई का कारण क्या है? चलिए ऑप्शन देखते हैं। विशाल क्षेत्र एवं अधिक जनसंख्या वाले राज्य, छोटे राज्य, राजनीतिक उदासीनता, राजनीतिक दलों का अभ्युदय। चलिए भाई बताने का प्रयास करें। प्रत्यक्ष लोकतांत्रिक प्रणाली की सरकार बनाने में सबसे बड़ी कठिनाई का कारण क्या है? चलिए हम इसका उत्तर आपको बताते हैं। सबसे बड़ी कठिनाई का कारण है विशाल क्षेत्र एवं अधिक जनसंख्या वाले राज्य। प्रश्न नंबर 1 का ऑप्शन आ आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 2 पे आ जाएं। आधुनिक लोकतांत्रिक सरकारें प्रतिनिधि सरकारें हैं, क्योंकि शासन का संचालन राजनीतिक दल करते हैं। शासन का संचालन जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि करते हैं। शासन का संचालन राजनीतिक दलों द्वारा मनोनीत प्रतिनिधित्व करते हैं। शासन का संचालन मतदाता वयस्क मताधिकार के आधार पर करते हैं। तो आपको बताना है आधुनिक लोकतांत्रिक सरकारें प्रतिनिधि सरकार हैं, क्योंकि उत्तर बताने का प्रयास करें भाई। प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ने के बाद फिर ऑप्शन को भी, चारों ऑप्शन को ध्यान से पढ़ा करें, उसके बाद में उत्तर देने का प्रयास करें। चलिए हम इसका आपको उत्तर बताते हैं। आधुनिक लोकतांत्रिक सरकारें प्रतिनिधि सरकार हैं, क्योंकि शासन का संचालन जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि करते हैं। प्रश्न नंबर 2 का ऑप्शन ब आपका सही उत्तर होगा। चलिए प्रश्न नंबर 3 पे आ जाएं। वयस्क मताधिकार से क्या तात्पर्य है? वयस्क मताधिकार से क्या तात्पर्य है? 18 वर्ष के वयस्कों को मताधिकार, या 21 वर्ष के सभी नागरिकों को मताधिकार, या जनसंख्या के सभी वयस्क स्त्री पुरुषों को मताधिकार देने का समान अधिकार, या अपने प्रतिनिधियों को चुनने का अधिकार? तो उत्तर बताने का प्रयास करें भाई। वयस्क मताधिकार से क्या तात्पर्य है? तो वयस्क मताधिकार से तात्पर्य है जनसंख्या के सभी वयस्क स्त्री पुरुषों को मत देने का समान अधिकार। प्रश्न नंबर 3 का ऑप्शन सा आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। प्रतिनिधि लोकतंत्र का आधार क्या है? प्रतिनिधि लोकतंत्र का आधार क्या है? स्वतंत्र न्यायपालिका, सशक्त कार्यपालिका, लोकसभा, या वयस्क मताधिकार? प्रतिनिधि लोकतंत्र का आधार क्या है? उत्तर बताने का प्रयास करेंगे। प्रतिनिधि लोकतंत्र का आधार भाई वयस्क मताधिकार होगा। प्रतिनिधि लोकतंत्र का आधार वयस्क मताधिकार। प्रश्न नंबर 4 का ऑप्शन द आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 5 पे आ जाएं। प्रत्यक्ष लोकतंत्र के उदाहरण हैं। प्रत्यक्ष लोकतंत्र का क्या उदाहरण है? यूनानी नगर राज्य, या वैदिक कालीन गणराज्य, या रोमन साम्राज्य, या इनमें से कोई नहीं। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण आपको बताना है। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र भाई यूनानी नगर राज्यों में पाया जाता था। प्रश्न नंबर 5 का ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 6 पे आ जाएं। यूनानी नगर राज्यों में गलत पर चिन्ह लगाना है। सार्वभौमिक मताधिकार था, या सार्वभौमिक मताधिकार नहीं था, या दासों और स्त्रियों को मत देने का अधिकार नहीं था, या नागरिकता प्राप्त वर्ग की जनसंख्या बहुत थोड़ी थी। यूनानी नगर राज्यों के संबंध में गलत क्या है? प्रश्न नंबर 6 का ऑप्शन
देखें और उत्तर करने का प्रयास करें। तो यूनानी नगर राज्यों में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार था, या दासों और स्त्रियों को मत देने का अधिकार नहीं था, या नागरिकता प्राप्त वर्ग की संख्या बहुत थोड़ी थी। भाई ये सभी था, ये भी सही है, मताधिकार इनको नहीं था। ये भी दासों स्त्रियों को मत देने का अधिकार नहीं था, जनसंख्या बहुत थोड़ी थी, ये भी नहीं। यूनानी नगर राज्यों में गलत पे चिन्ह क्या लगाना है, वयस्क मताधिकार था, नहीं था भाई। और बस यही ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 6 का ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 7 पे आ जाएं। संप्रभुता की अभिव्यक्ति का महत्वपूर्ण तरीका क्या है? संप्रभुता की अभिव्यक्ति का महत्वपूर्ण तरीका क्या है? हड़ताल है, या रथ यात्रा है, या आंदोलन है, या मताधिकार है? प्रश्न नंबर 7 का उत्तर देने का प्रयास करें। ऑप्शन को बारीकी से देखा करें भाई। संप्रभुता की अभिव्यक्ति का महत्वपूर्ण तरीका, ऑप्शन देखने से लगेगा इससे संबंधित तो कोई ऑप्शन ही नहीं इसमें, पर ऑप्शन है। आप ऑप्शन को ध्यान से पढ़ें। संप्रभुता की अभिव्यक्ति का महत्वपूर्ण तरीका क्या है? मताधिकार। मताधिकार के द्वारा हम संप्रभुता की अभिव्यक्ति को जान सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 7 का ऑप्शन द आपका सही उत्तर होगा। आधुनिक युग में प्रत्यक्ष लोकतंत्र संभव नहीं है, क्योंकि आधुनिक युग में प्रत्यक्ष लोकतंत्र संभव नहीं है क्योंकि भाई विशाल बहुराष्ट्रीय राज्य हैं, ये तो सही है। विशाल जनसंख्या वाले राज्य हैं, ये भी सही है। व्यापक विस्तार क्षेत्र वाले राज्य हैं, ये भी सही हैं। ये यदि तीनों सही हैं तो आपका ऑप्शन द आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 8 का ऑप्शन द आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रतिनिधि सरकार की प्रमुख विशेषता क्या है भाई? प्रतिनिधि सरकार की प्रमुख विशेषता उत्तरदायी सरकार होती है, या संसदीय सरकार होती है, या संघात्मक सरकार होती है, या अध्यक्षात्मक सरकार होती है? तो प्रतिनिधि सरकार में भाई संघात्मक सरकार राज्य और केंद्र के बीच विभाजित सरकार है। अध्यक्षात्मक सरकार तीनों अंग एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। संसदीय सरकार को मान सकते हैं, पर संसदीय सरकार में उत्तरदायी सरकार का प्रतिनिधि सरकार बोला जा रहा तो कोई जरूरी नहीं है, ये भी गलत हो सकता हो जाएगा। प्रतिनिधि सरकार की प्रमुख विशेषता है उत्तरदायी सरकार। संसदीय सरकार पे आपको नहीं जाना है, उत्तरदायी सरकार। प्रश्न नंबर 9 का ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 10 पे आ जाएं। निम्नलिखित सरकार प्रतिनिधि सरकार तो थी किंतु उत्तरदायी सरकार नहीं थी। निम्नलिखित सरकार प्रतिनिधि सरकार तो थी किंतु उत्तरदायी सरकार नहीं थी। ऑप्शन देख लें भाई। श्रीमती इंदिरा गांधी की सरकार भाई ये प्रतिनिधि भी थी और उत्तरदायी भी थी। राष्ट्रपति जॉर्ज बुश की सरकार ये भी प्रतिनिधि भी थी और उत्तरदायी सरकार भी थी। मुसोलिनी की फांसीवादी सरकार ये प्रतिनिधि सरकार तो थी पर उत्तरदायी सरकार नहीं थी। तो प्रश्न नंबर 10 का ऑप्शन सा आपका सही उत्तर होगा। श्रीमती थैचर की अनुदारवादी सरकार ये भी थी, प्रतिनिधि भी उत्तरदायी भी। तो ऑप्शन क्या आपका सही होगा? ऑप्शन सा। प्रश्न नंबर 10 का ऑप्शन सा आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 11 पे आ जाएं। प्रतिनिधि सरकार उत्तरदायी सरकार होती है, अनुत्तरदायी सरकार होती है। आवश्यक नहीं कि हमेशा उत्तरदायी बनी रहे, उत्तरदायी सरकार से भिन्न होती है। तो प्रतिनिधि सरकार भाई कैसी होती है? तो उत्तरदायी होती है पर आवश्यक नहीं है कि हमेशा उत्तरदायी बनी रहे। अब आप समझ गए होंगे। प्रश्न नंबर 11 का ऑप्शन सा आपका सही उत्तर होगा। प्रतिनिधि सरकार उत्तरदायी होती है पर कोई जरूरी नहीं, आवश्यक नहीं कि हमेशा उत्तरदायी सरकार बनी रहे। प्रश्न नंबर 11 का ऑप्शन सा आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 12 पे आ जाएं। प्रत्यक्ष निर्वाचन उसे कहते हैं, प्रत्यक्ष निर्वाचन उसे कहते हैं जब मतदाता अपने प्रतिनिधि
सीधे नहीं चुनते। जब मतदाता स्वयं अपने प्रतिनिधि चुनते हैं, जब मतदाता अपने प्रतिनिधियों को वापस बुलाने की क्षमता रखते हैं, जब मतदाता जनमत संग्रह में भाग लेते हैं। प्रश्न नंबर 12 का उत्तर करने का प्रयास करें। तो प्रत्यक्ष निर्वाचन उसे कहेंगे जब मतदाता स्वयं अपने प्रतिनिधि चुनते हैं। प्रत्यक्ष निर्वाचन में मतदाता स्वयं अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं। प्रश्न नंबर 12 का ऑप्शन ब आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 13 पे आ जाएं। प्रत्यक्ष निर्वाचन का उदाहरण नहीं है, क्या नहीं है? प्रत्यक्ष निर्वाचन का क्या उदाहरण नहीं है? भारत में लोकसभा का चुनाव, ये भाई प्रत्यक्ष निर्वाचन का उदाहरण है। अमेरिका प्रतिनिधि सभा का चुनाव, ये भी प्रत्यक्ष निर्वाचन का उदाहरण है। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष है भाई, अप्रत्यक्ष है। इंग्लैंड में लोक सदन का चुनाव, ये भी प्रत्यक्ष है। आपसे पूछ रहा प्रत्यक्ष निर्वाचन का उदाहरण नहीं है, तो ऑप्शन सा आपका सही उत्तर होगा। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव प्रत्यक्ष निर्वाचन का उदाहरण नहीं है। चलिए प्रश्न नंबर 14 पे आ जाएं। प्रत्यक्ष निर्वाचन का उदाहरण है, प्रत्यक्ष निर्वाचन का उदाहरण है भाई, क्या है? अमेरिका में सीनेट का चुनाव या भारत में राज्यसभा का चुनाव? नहीं भाई, ये नहीं है। भारत में विधान परिषदों का चुनाव, ये भी नहीं, अप्रत्यक्ष है। अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव, ये भी नहीं, ये भी अप्रत्यक्ष है। तो प्रत्यक्ष निर्वाचन का उदाहरण है अमेरिका में सीनेट का चुनाव। प्रश्न नंबर 14 का ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। ये तीनों अप्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुने जाते हैं। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 15। प्रत्यक्ष निर्वाचन का लाभ क्या है भाई? प्रत्यक्ष निर्वाचन का लाभ, प्रतिनिधि राष्ट्रीय प्रतिनिधि बन जाता है, प्रतिनिधि राष्ट्रीय प्रतिनिधि बन जाता है, या प्रतिनिधि और मतदाता का घनिष्ठ संबंध रहता है, या अल्पमतों का प्रतिनिधित्व संभव रहता है, या मितव्ययी चुनाव रहता है। भाई प्रत्यक्ष निर्वाचन का लाभ होता है प्रतिनिधि और मतदाता का घनिष्ठ संबंध हो जाता है। प्रत्यक्ष निर्वाचन का लाभ प्रतिनिधि और मतदाता का घनिष्ठ संबंध रहता है। प्रश्न नंबर 15 का ऑप्शन ब आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 16। प्रत्यक्ष निर्वाचन का उदाहरण नहीं है, प्रत्यक्ष निर्वाचन का उदाहरण नहीं है। स्विट्जरलैंड संघीय परिषद का चुनाव, या स्विट्जरलैंड राष्ट्रीय परिषद का चुनाव, या राष्ट्रीयताओं की सोवियत, या संघीय सोवियत। प्रश्न नंबर 16 का उत्तर करने का प्रयास करेंगे भाई। तो प्रत्यक्ष निर्वाचन का उदाहरण नहीं है, क्या नहीं भाई? स्विस या स्विट्जरलैंड संघीय परिषद का चुनाव, या स्विट्जरलैंड संघीय परिषद। प्रश्न नंबर 16 का ऑप्शन आ आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 17 पे आ जाएं। अप्रत्यक्ष निर्वाचन का उदाहरण है, अप्रत्यक्ष निर्वाचन का उदाहरण है भाई भारत का राष्ट्रपति, हाँ ये है। अमेरिका का राष्ट्रपति, ये भी अप्रत्यक्ष निर्वाचन का उदाहरण है। स्विट्जरलैंड संघीय परिषद भी अप्रत्यक्ष निर्वाचन का उदाहरण है। तो फिर ऑप्शन क्या सही हुआ? ऑप्शन द आपका सही उत्तर होगा, उपर्युक्त तीनों। प्रश्न नंबर 18 पे आ जाएं। रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार के अवसर मिल जाते हैं, रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार के अवसर मिल जाते हैं किसमें भाई? प्रश्न नंबर 18 का ऑप्शन देखें। प्रत्यक्ष निर्वाचन में, अप्रत्यक्ष निर्वाचन में, आनुपातिक प्रतिनिधित्व में, व्यवसायिक प्रतिनिधित्व में। तो रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार के अवसर अधिक रहते हैं अप्रत्यक्ष निर्वाचन में भाई। अप्रत्यक्ष निर्वाचन में रिश्वतखोरी एवं भ्रष्टाचार के अवसर अधिक रहते हैं। प्रश्न नंबर 18 का ऑप्शन ब आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 19 पे आ जाएं।
चुनाव में बहुत अधिक धन खर्च होता है। चुनाव में बहुत अधिक धन खर्च होता है। प्रत्यक्ष निर्वाचन में या अप्रत्यक्ष निर्वाचन में या व्यावसायिक प्रतिनिधित्व में या आनुपातिक प्रतिनिधित्व में, तो चुनाव में बहुत अधिक धन खर्च होगा प्रत्यक्ष निर्वाचन में। प्रश्न नंबर 19 का ऑप्शन आ आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 20 पे आ जाएं। एकल सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र का उदाहरण नहीं है। एकल सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र का उदाहरण नहीं है। भारत में लोकसभा का चुनाव भाई ये है। भारत में राज्यसभा चुनाव ये नहीं है। अमेरिका की प्रतिनिधि सभा चुनाव है एकल क्षेत्रीय चुनाव। इंग्लैंड की कॉमन सभा चुनाव ये भी उदाहरण में एकल सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र का उदाहरण है। ये है। तो क्या नहीं है भाई? एकल सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र का उदाहरण क्या नहीं है? प्रश्न नंबर 20 का ऑप्शन बा आपका सही उत्तर होगा। एकल सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र का उदाहरण राज्यसभा चुनाव नहीं है। भारत में लोकसभा चुनाव है। अमेरिका की प्रतिनिधि सभा चुनाव है। इंग्लैंड की कॉमन सभा चुनाव है। तो प्रश्न नंबर 20 का ऑप्शन बा ही आपका सही उत्तर होगा। भारत में राज्यसभा का चुनाव एकल सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र का उदाहरण नहीं है। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। प्रश्न नंबर 21, एकल सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र का गुण नहीं है। एकल सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र का गुण नहीं, इसमें चुनाव का ढंग सरल और सीधा होता है। एकल सदस्यीय चुनाव में इसमें चुनाव का ढंग सरल और सीधा होता है। सही है, गुण है। इसमें निर्वाचन क्षेत्र सामान्यतः बड़े होते हैं। ये गुण थोड़ी है कोई, यही ऑप्शन सही होगा। इसमें चुनाव प्रचार में व्यय कम होता है। गुण सही है। अल्पसंख्यक भी अपने प्रतिनिधि आसानी से चुन सकते हैं। सही है। तो इसमें आपका ऑप्शन क्या सही होगा? प्रश्न नंबर 21 का ऑप्शन बा आपका सही उत्तर होगा। चलिए प्रश्न नंबर 32 पे आ जाते हैं। 22 पे, प्रश्न नंबर 22 पे देख लेते हैं क्या भाई? एक सदस्यीय चुनाव क्षेत्र का प्रमुख दोष क्या है? एक सदस्यीय चुनाव का क्षेत्र का प्रमुख दोष लॉबिंग या फिलिबस्टरिंग या गैरी मैंडरिंग या उपर्युक्त तीनों। प्रश्न नंबर 22 का उत्तर देने का प्रयास करें। चलिए भाई बताने का प्रयास करें। एक सदस्यीय चुनाव क्षेत्र का प्रमुख दोष क्या है? और सेशन पसंद आ रहा हो तो लाइक करें और इस चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें और सब्सक्राइब करें और दोस्तों से करवाएं ताकि चैनल अधिक से अधिक लोकप्रिय हो सके। चलिए प्रश्न पर आते हैं। एक सदस्यीय चुनाव क्षेत्र का प्रमुख देश क्या है? गैरी मैंडरिक या जेरी मैंडरिक। प्रश्न नंबर 22 का ऑप्शन सा आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 23 पे आ जाएं। विजयी प्रत्याशी को आवश्यक नहीं है कि स्पष्ट बहुमत प्राप्त हो जाए। विजयी प्रत्याशी को आवश्यक नहीं है कि स्पष्ट बहुमत प्राप्त हो जाए। एक सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र में या बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र में या 5 सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र में या 4 सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र में। प्रश्न नंबर 23 का उत्तर देने का प्रयास करें। तो विजयी प्रत्याशी को आवश्यक नहीं है कि स्पष्ट बहुमत प्राप्त हो एक सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र में भाई। प्रश्न नंबर 23 का ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 24 पे आ जाएं। गुरुतापूर्ण मतदान का समर्थक कौन था? गुरुतापूर्ण मतदान का समर्थक कौन था भाई? ये लास्की थे या प्लेटो थे या गांधी थे या जे.एस. मिल थे? तो गुरुतापूर्ण मतदान का समर्थक, जिसमें जो योग्यता हो उसके आधार पर मतदान का समर्थक, भाई ऐसे मतदान के समर्थक जे.एस. मिल महोदय थे। जो जिस योग्य हो उसको वैसा मतदान का अधिकार दिया जाए। तो यही ऑप्शन सही होगा। प्रश्न नंबर 24 का ऑप्शन द आपका सही उत्तर होगा।
खुले मतदान के समर्थक कौन हैं? मॉन्टेस्क्यू हैं खुले मतदान के समर्थक, या बेंथम जी हैं, या जे.एस. मिल हैं, या उपर्युक्त तीनों हैं। प्रश्न नंबर 25 का उत्तर देने का प्रयास करें तो हम आपको बताते हैं खुले मतदान के समर्थक मॉन्टेस्क्यू भी हैं, बेंथम भी हैं, जे.एस. मिल भी हैं। तो आपका ऑप्शन द आपका सही उत्तर होगा, उपर्युक्त तीनों। अनिवार्य मतदान प्रचलित नहीं है। अनिवार्य मतदान प्रचलित नहीं है कहाँ पे भी? बेल्जियम में नहीं है प्रचलित, या नीदरलैंड में, या ऑस्ट्रिया में, या भारत में। प्रश्न नंबर 26 का उत्तर देने का प्रयास करें तो अनिवार्य मतदान प्रचलित नहीं है भाई। कहाँ? भारत में। भारत में वोटिंग होती है या भारत में मतदान होता है तो कभी पता चलता है 60% मतदान हुआ, कभी 65%। तो अनिवार्य मतदान कहाँ नहीं प्रचलित है? अब आप समझ गए होंगे, भारत में नहीं प्रचलित है। प्रश्न नंबर 26 का ऑप्शन द आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 27 और इस सेशन का लास्ट प्रश्न है। इस प्रतिनिधित्व पाठ से 2 सेशन आपके सामने लाऊंगा। पहला सेशन ये आपके सामने जा रहा है। इस सेशन का 27वां प्रश्न एवं लास्ट प्रश्न भारत में जनमत संग्रह का उदाहरण है। भारत में जनमत संग्रह का उदाहरण है क्या भाई? गोवा के महाराष्ट्र में विलय के प्रश्न पर, गोवा के महाराष्ट्र में विलय के प्रश्न पर ये भारत में जनमत संग्रह का उदाहरण है। जम्मू कश्मीर के भारत में विलय के प्रश्न पर, या सिक्किम के भारत में विलय के प्रश्न पर, या उपर्युक्त तीनों। तो प्रश्न नंबर 27 में देखें, गोवा के महाराष्ट्र में विलय के प्रश्न पर ये जनमत संग्रह का उदाहरण है और यही ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। इसी प्रश्न के साथ इस सेशन का समापन करते हैं। धन्यवाद।